नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेणु बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों से। डोईवाला के विधायक व सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और यहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद लच्छीवाला गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी विकास योजनाओं को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि सरकार के विकास कार्यों को आम जन तक पहुंचाएं ताकि इसका लाभ आम जनता विधानसभा चुनाव में पार्टी और सरकार को मिल सके। पत्रकारों को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डोईवाला उनका विधानसभा क्षेत्र है और यहां के विकास में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा है कि सभी के सहयोग से ऐसे विकास कार्यों को जो करवाया जा रहा है जो आमजन से जुड़े हुए हैं और जिसका लाभ आगे हमेशा मिलता रहे। उन्होंने कहा कि सभी विकास योजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी आम जनता इन विकास कार्यों का लाभ ले सके। जनता का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे विधायक माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री है और आज उनका जनता से कार्यकर्ता से मिलने का कार्यक्रम है। कार्यकर्ता में बहुत उत्साह, उमंग, उत्साह है। जनता और कार्यकर्ता बहुत खुश है कि जिस तरह विकास की गति विकास की गंगा श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी डोईवाला और उत्तराखंड में भाई लोग उससे बहुत गुजरे, बहुत लोग खुश हैं और जो भी अभी विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया, उनको गलती देने की प्रयास किया, निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द समय से पूरा किया जाए। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र है और उसमें तमाम ऐसे विकास के कार्य हो रहे हैं जिनकी वर्षों से लोगों को प्रतीक्षा थी। डिग्री कॉलेज के भवन की यहाँ पर बहुत लंबे समय से डिमांड थी। बच्चों की तहसील तो बन गई थी लेकिन तहसील टेम्परेरी सेट्स में चल रही थी। अब तहसील भवन यहाँ पर बनने जा रहा है, उसका काम चालू हो गया है। ऐसे ही ये जो लच्छीवाला हमारा नेचुरल पार्क है, ये इस पार्क को और आकर्षक और विकसित करने के लिए एक 5 करोड़ के लगभग की योजना इसलिए स्वीकार की है। और मैं समझता हूँ कि लच्छीवाला जो हमारा ये डेस्टिनेशन है एक अपने आप में अद्भुत होगा। ये जो प्राकृतिक जो यहाँ पर उपलब्धता है, जो नेचुरल ब्यूटी जो यहाँ पर है, उस सुंदरता को, इस वन की खूबसूरती को, यहाँ पर जो पानी है उसकी उपलब्धता को छोटा बच्चे से लेकर के, बोलते हैं आबाल वृद्ध, बच्चों से लेकर और जो बुजुर्ग लोग हैं यानी कि परिवार के साथ भी आकर लोग यहाँ पर 2-4-5 घंटे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज पुलिस लाइन देहरादून में रेतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया व राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने पोखरी थाना को सर्वश्रेष्ठ थाना चयनित होने पर ट्रॉफी एवं 1 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया। आजादी के बाद उन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति से देश की रियासतों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। किसी भी देश, राज्य एवं बल की मजबूती के लिए एकता होना सबसे जरूरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समाज के हर वर्ग से समान विकास के लिए प्रयास किए। वहीं पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार दुर्ती ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रही है और अनेक रियासतों का विलय कर उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया। सरदार पटेल के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उत्तराखंड पुलिस द्वारा 21 से 31 अक्टूबर तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत की अखंडता, एकता, यूनिटी के लिए आज उनको याद किया जाता है। आज उनका जन्म दिवस है। उस अवसर पर एक रैतिक परेड का आयोजन हुआ जो आपने देखी। बहुत शानदार परेड हमारे जवानों ने प्रस्तुत करी। मैं इस अवसर पर श्री पटेल जी के जन्म दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन करता हूं और अपने जवानों को, फोर्स को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी परेड करी और जो दौरान कोविड के उन्होंने काम किया है वो भी एक राष्ट्रीय एकता में, अखंडता में वो बहुत बड़ा योगदान है। मैं सबको बधाई देता हूं और उनको भी बधाई देता हूं, उन अधिकारियों, कर्मियों को जिन्हें आज पदक और पुरस्कार मिले, और आशा करते हैं कि हम जन सेवा में इसी प्रकार लगे रहेंगे। धन्यवाद। भाई पटेल जी की जन्म जयंती है
पहले हम उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये देश की एकता और अखंडता के लिए उनके याद को हम स्मरण करते हैं, उसको चिरस्थायी बनाना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी देश को अगर एक रहना है, एक रखना है, तो ऐसे महापुरुषों का संदेश और उनका जो योगदान है उसको हम याद करते हैं। उसी स्मृति के रूप में आज यहाँ पर अपने राज्य के पुलिस बल के कुछ जवानों को भी सम्मानित किया गया। रैतिक परेड यहाँ पर हुई है और उन तमाम जवानों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, चाहे जो सर्वश्रेष्ठ थानों में हमारा पोखरी थाना हो या अग्निशमन के हमारे जो कर्मचारी थे या जिन्होंने बहुत अच्छी पड़ताल की है, ऐसे सबको हम आज सम्मानित करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित विधानसभा के क्रमिकों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों का अनुसरण करते हुए हमें देश हित के कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी के दिल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की भावना होनी चाहिए। हमारे लिए देश पहले हो या प्राथमिक, हमें तय करना है। हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण जब हो जाता है कि ऐसे में महर्षि वाल्मीकि भगवान की भी जयंती है। निश्चित रूप से दो महापुरुष कहें या हमारे तो महर्षि वाल्मीकि को तो हम भगवान के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से अपना अतीत को छोड़ते हुए और अपने जीवन शैली को बदलते हुए भगवान श्री राम की रामायण की रचना उनके द्वारा की गई। सरकारी छुट्टी होने के बावजूद हमारे तमाम विधानसभा के कार्मिक यहाँ पहुंचे, क्योंकि मेरा स्वाभाविक एक मन रहता है कि इस प्रकार की जयंती हम विधानसभा में अवश्य मनाएं। तो आज हम सबने मिलके आदरणीय हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती मनाई और महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई, और उससे पहले हमने शपथ ली अपने देश की एकता और अखंडता के बारे में। तो सबको मेरी बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधानसभा अध्यक्ष ने जो शब्द हमारे बीच में समाज कल्याण विभाग में मैन पावर की कमी का खामियाजा राज्य के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। स्वयं विभाग के मंत्री यशपाल आर्य ने स्वीकार किया है कि मैन पावर की कमी के चलते वहां से समय पर छात्रों के भौतिक सत्यापन करवा पाते हैं, जिसके कारण छात्रों को समय पर छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में जल्द मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य सचिव मिलेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे ताकि छात्रों को समय पर स्कॉलरशिप मिले। तो देखिए, भौतिक सत्यापन में लगभग 7-8 महीने लग जाते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी जुटाना, उसमें समय लगना स्वाभाविक है। उसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि जो छात्र छात्राएं हैं वो स्कॉलरशिप से वंचित रह पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हैंड्स नहीं है, हमारे पास इतने समाज कल्याण विभाग में इतने हमारे पास कर्मचारी अधिकारी नहीं है। तो भौतिक सत्यापन में काफी कम लोग का हम सत्यापन करा पा रहे हैं। सही समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं भारत सरकार को। तो इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा मुख्य सचिव से भी मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि इसका समाधान हो, क्योंकि अन्य राज्यों में भौतिक सत्यापन की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से वो छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं। भारत सरकार उनकी जो भी उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र के बाद जो धनराशि दी जानी है उसको सही समय पर दे पा रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी कैबिनेट मंत्रियों के विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस कड़ी में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक 12 नवंबर को होनी है, जिसको लेकर समाज कल्याण विभाग तैयारियों में जुट गया है। इस बैठक को लेकर समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रालयों की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें विभाग में कई खामियां सामने आई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने विभागीय अध्यक्षों को निर्देश तक किया है कि आगामी विभागीय समीक्षा में कोई भी खामियां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो खामियां पिछले वर्ष थी उन्हें सुधार लाया जाए।
पिछले वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री ने विभागवार समीक्षा की थी और जो वो फीडबैक उन्हें मिला था उसमें निश्चित रूप से जो कुछ खामियां रही थी या जिनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था, उसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से विभाग के विभागाध्यक्षों को, सचिवों को निर्देश दिए कि इन जो खामियां हैं और जो बहुत जरूरी, जो जिनका क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए थे। उसका अनुपालन सुनिश्चित भी हुआ और अभी माननीय मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा लेने का निर्देश दिए हैं। तो उसी क्रम में मेरा मानना है कि विभागवार स्थिति स्पष्ट होती है कि क्या हमने जो विभाग ने जो उनका हमारा संकल्प था, जिन्हें हमें करना था, उसमें क्या प्रगति हुई है, जमीनी हकीकत क्या है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इससे अवगत होंगे और कोई कमी होगी उसमें सुधार। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा जहां कोविड-19 की मार झेल रहे वाहन स्वामियों 6 महीने का टैक्स माफ किया गया है, वहीं ये टैक्स अभी माफ होने में तत्कालीन अड़चन भी आ रही है। देहरादून में वाहनों का टैक्स ऑनलाइन जमा किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन प्रणाली से अभी तक टैक्स माफ नहीं हो पा रहा है। इसके लिए NIC से बात की जा रही है ताकि वह इस तकनीक दिक्कत को दूर कर सके। वहीं परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही समस्या को दूर किया जाए ताकि टैक्स माफ किए जाने की जो छूट दी गई है उसका लाभ वाहन स्वामियों को मिल सके। जो पहले व्यवस्थाएं जो थी ऑफलाइन थी, लेकिन जो हमारे विभाग ने निर्णय लिया कि ऑनलाइन जो भी हमारे उपभोक्ता हैं या इस व्यवसाय से जुड़े जो हमारे लोग हैं उनको बेहतर सुविधा मिले, और लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से विलंब हो रहा है। हमने साफ तौर से कहा इसको दुरुस्त करें और जिससे कि लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान जो दिक्कतें हमारे व्यवसायियों को हो रही है उसका निस्तारण करने के लिए जो कदम उठा सकते हैं उसको तत्काल उठाएं, उसमें उसको दुरुस्त भी करें। भाजपा द्वारा प्रदेश भर में इन दिनों परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से भाजपा आम जनता के बीच जानने का काम कर रही है। इन शिविरों के आयोजन को लेकर राज्य मंत्री राजकुमार पुरोहित ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता इस उम्मीद से बढ़ चढ़ कर काम करते हैं कि आगे चलकर पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे। उन्होंने कहा है कि पार्टी किसी भी नेता या कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी देती है वह इसे ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करते हैं। कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसी उम्मीद और आशा को लेकर पार्टी में करता है कि पार्टी अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सदैव आगे बढ़ाने की बात करती है। और मैं भी चूंकि एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इंसान होने के नाते मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं और बाकी पार्टी जैसा निर्णय करेगी और पार्टी जैसा भी आदेश देगी उसका पालन करेंगे और उसी तरह से योगदान करेंगे। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पत्र की जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एकमात्र नामांकन भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल की तरफ से दाखिल किया गया था। नरेश बंसल ने 4 सेटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी मुकेश सिंघल ने बताया है कि नामांकन पत्र जांच में पूरी तरह सही पाए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार 2 नवंबर को 3 बजे तक नाम वापस का दिन है। इसके बाद चुनाव आयोग से बात करके चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ ही निर्वाचित प्रतिनिधि को प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। देखिए 28 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा हुई थी, स्क्रूटनी हुई थी और उसमें श्री नरेश बंसल जी का जो नामांकन था वो सही पाया गया, वैध पाया गया। और 2 तारीख नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है 3 बजे तक।
उसके बाद यथास्थिति माननीय चुनाव आयोग से परमिशन के बाद प्रमाण पत्र या चुनाव के परिणाम की घोषणा हो सके। सुप्रीम कोर्ट से भले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को राहत मिली हो, लेकिन कांग्रेस मामले को भुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इस मामले को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है, यदि त्रिवेंद्र सरकार पाक साफ थी तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की शरण में नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उन्हें नैनीताल हाई कोर्ट के सीबीआई जांच मामले में सहयोग करना चाहिए था। धस्माना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार को सट्टे मिले हैं या न कि सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त किया गया है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट से राहत पैकेज मिला है, राहत पैकेज के रूप में ही ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने प्रतिक्रिया दी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दोष मुक्त कर दिया होगा। अरे भाई, हाई कोर्ट का इतना लंबा चौड़ा 83 पन्नों का एक आदेश आया, उस आदेश में भ्रष्टाचार की वो पूरी कहानी है जो आरोप लगाए गए, और उसमें हाई कोर्ट ने इतना ही कहा कि इतने बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को पाक साफ होना चाहिए। उनके खिलाफ कोई आरोप लगते हैं तो उन आरोपों पर सच्चाई क्या है वो लोगों को जानना चाहिए। इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के खिलाफ एसएलपी पे चली गई सरकार। अरे भैया, आप तो राजा हरिश्चंद्र के वंशज हो, जीरो टॉलरेंस वाले। तो जीरो टॉलरेंस वाले जब आप हो तो आप काहे डर रहे हो, क्यों परेशान हो? सीबीआई की जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप भाग गए एसएलपी पे। एसएलपी में आपको 4 हफ्ते का टाइम मिला है जवाब दाखिल करने का। अब आप जवाब दाखिल करिए, लेकिन आपने तो ऐसा कल ढिंडोरा पीट दिया, जश्न मना दिया जैसे दोषमुक्त हो गए हो आप। भैया, वो तलवार लटक रही है। भ्रष्टाचार में आकंठ ये सरकार डूबी हुई है, और उसके ऊपर जब कोई आरोप लगाता है तो राजद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया जाता है, पत्रकारों के ऊपर हमले किए जाते हैं, पत्रकारों को जेल में भेजा जाता है। अभी हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हाईकोर्ट का आदेश स्टे हुआ है, खारिज नहीं हुआ है। सितारागंज में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ललित कुमार आर्य ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री पर ही भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, बल्कि पूरे सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि सत्ता जाने के बाद सरकार में बैठे लोग जेल में होंगे। अपील की है, लेकिन इनके ऊपर देखिए ऐसा है, जीरो टॉलरेंस का इनने तो राग अलाप रखा है, लेकिन जो पूरी उत्तराखंड की सरकार है वो साम दाम दंड भेद पे चल रही है। और एक अगर सीबीआई जांच सही से करनी है तो ढैंचा बीज घोटाला जो इनने काफी सुर्खियां बटोरी थी पहले, उसका अभी तक का कोई आगे को कोई जांच या कोई उस पर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। वो भी एक पेंटिंग समझिए पड़ी हुई है, और कई ऐसे मामले हैं जो इस वक्त सत्ता पे है तो उन मामलों को बाकी उठाया नहीं जा रहा है, लेकिन समय आएगा जब कई मामलों में जो है इन पर मुकदमे दर्ज होंगे और ये सरकार जो है इसमें फंसेगी। ये मेरा भारत तिब्बत सहयोग मंच एवं क्षेत्रीय तिब्बतियन युवा के तत्वाधान में मसूरी से भारत चीन सीमा निलोंग घाटी तक राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक गणेश जोशी एवं गंगोत्री के रावल महेश पांडे ने झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर विधायक ने कहा है कि भारत देश और भारतीय सेना के समर्थन में निकाली गई रैली सफल साबित होगी और आने वाले समय में आम जनता, आम देशवासियों के प्रति देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। वहीं महेश पांडे ने कहा है कि उत्तराखंड में पहली बार इस तरह की रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये रैली 300 किलोमीटर की दुर्गम क्षेत्र सीमा पर जाएगी और राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन वहां पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराएगी। उन्होंने कहा कि रैली से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में ये रैली मील का पत्थर साबित होगी। तिब्बती समुदाय द्वारा भारत के समर्थन में, भारतीय सेना के समर्थन में जो रैली निकाली है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत की सेना की ओर से इनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से लगातार चाइना हमारी सीमाओं पर तिगमल कर रहा है, बार बार घुसपैठ कर रहा है, भारत तिब्बत की मैत्री अटूट है। और आज ये दिखाने के लिए कि हमारे तिब्बत के ये मित्र भारत की सेना के साथ में, भारत के साथ में, आज निलोंग तक एक रैली का आयोजन हमारे तिब्बत के नौजवान साथियों ने किया है। उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इससे
भारत तिब्बत के समर्थन के संबंधों को और मजबूती मिलेगी, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। ये रैली उत्तराखंड में पहली बार भारत तिब्बत सहयोग मंच और रीजनल तिब्बतन यूथ कांग्रेस के द्वारा मिलकर के इसका आयोजन किया जा रहा है। ये नीलांग हमारी जो सीमा लगती है, भारत तिब्बत सीमा, जो वर्तमान में चाइना के अंडर में है, उस सीमा का दर्शन और राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में ये यात्रा हम निकाल रहे हैं। और ये यात्रा उत्तराखंड के टूरिज्म के लिए, पर्यटकों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ये यहाँ देहरादून से 300 किलोमीटर की यात्रा है और इसमें भारत सरकार से अनुमति लेकर के हम लोग जा रहे हैं। राजकीय प्राथमिक शिक्षा एसोसिएशन के शिक्षक ने अपने कई सूत्री मांगों को लेकर लक्सर उप शिक्षा अधिकारी अमित कोटियाल को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने इस शिक्षक से विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं अपनी मांगों को लेकर इस शिक्षक ने क्या कहा और अधिकारियों का इस मामले में क्या कहना है। राज्य के प्राथमिक संघ एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर क्रांति के नेतृत्व में कई शिक्षकों ने आज अपनी कई मांगों को लेकर के उप शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन भी दिया है। बात करेंगे क्या मांगे हैं और किस तरह से रिस्पॉन्स मिला है। अमर क्रांति जी, जिस तरह से आज ज्ञापन दिया गया उसका थीम क्या है, मतलब क्या है आपकी मांगे? सर, उसमें क्या है, हमारे अभी 210 लोगों का स्ट्राइक हुआ है, 110 लोगों पे आपत्ति लगी है। तो हमने सर से मांग की कि जल्द से जल्द उन आपको निष्पादन करते हुए उनका विस्थापन किया जाए और हमारे जो चुनाव वगैरह होते हैं उसका भी कुछ ये भी यहाँ पेंडिंग है, वो भी जल्द सर शिक्षकों के जो खाते में वो वेतन पहुँच जाए। और जो सर्विस हमारे यहाँ क्या होता है कि सर्विस जो बनती है उस सर्विस का अवलोकन हर साल होना चाहिए ताकि शिक्षक बता रहे हैं कि सर्विस में क्या है क्या नहीं है। वो अब उसकी अपडेशन की बात की है, सर ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इस कार्य को करेंगे। अच्छा, ये कब से अटका हुआ था मामला? सर लगभग 1 साल हो गया सर, 1-1.5 साल से ये मामला लटका हुआ था, उसके लिए ये बात चल रही है सर। अच्छा, तो यहाँ पर मौजूद हैं उप शिक्षा अधिकारी कोटियाल जी, उनसे बात करें। कोटियाल जी, आज ज्ञापन दिया गया है, अब क्या कार्रवाई होगी इस मामले? ज्ञापन के अनुसार इन्होंने 8 मांगे हमारे सामने रखी हुई हैं जिस पर हमें कार्रवाई करनी है। यहाँ पे कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है, मैं जिले से कर्मचारियों की मांग करूँगा। कर्मचारी उपस्थित होने पर इनके कार्य जो हैं तय समय में करने में मैं जो संभावित हो पाएगा उतना मैं कार्य करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आप यहाँ से संशोधित करके भेजेंगे? नहीं, इनका जो मांगे हैं, मांगों के अनुसार उनके सर्विस बुक में और इनकी जो भी कार्रवाई हुई है चढ़नी है। तो यहाँ पर कार्यालय में हमारे पास केवल एक पटल सहायक है, अन्य पटल सहायकों की जनपद से मैं मांग करूँगा क्योंकि कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है और हमें जो है यहाँ पे कर्मचारी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ शिक्षक भी लगाने पड़ते हैं, जिससे यहाँ पे व्यवधान उत्पन्न होता है। और इसलिए मैं उस जनपद में मांग करूँगा कि मुझे कार्यालय कर्मचारी करें जिससे मैं तय समय में इस काम को कर सकूँ। तय समय। चलिए, तो ये थे कोटियाल जी जो बता रहे हैं कि जो मांग पत्र दिया गया है इनके ज्ञापन, उसके अनुरूप अब इनके जो कार्य है वो इसलिए अटका हुआ है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेन पावर की कमी है, यानी खासतौर पर जो कर्मचारी हैं उनकी कमी है और उनकी वजह से ही कुछ शिक्षकों को भी कई बार कार्यालय पर लगाना पड़ता है और जिसके चलते विभाग यानी कि शिक्षा विभाग में तो व्यवधान पैदा होता ही है, साथ में इन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अब ये समस्या जल्द ही समाप्त होगी, ये आश्वासन भी इन्होंने दिया है। अब देखने वाली बात है कि कब तक इस पर कार्रवाई हो पाती है। जसवीर सिंह, जगह 24/7 न्यूज़, लक्सर। बल्लभगढ़ की बेटी निकिता हत्याकांड के विरोध में देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। लक्सर में अखिल विद्यार्थी परिषद द्वारा विरोध रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम देने वाले को फांसी देने की मांग की। इस संबंध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम पूरन सिंह रावण के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। देश के अंदर एबीवीपी के कार्यकर्ता अपनी बहन के लिए सड़कों पर उतरे हैं और हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि उन दोनों दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये मान लिया है कि जो हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिला तो हम कुछ दिनों बाद इसके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इंसाफ दिलाने के लिए तैयार रहेंगे और इंसाफ नहीं मिला तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जिले के गरुड़ विकासखंड के भेगाश्वरी कोसानी राजमार्ग पर लोबाज के निकट चलती कार में आग लग गई। कार में आग लगते ही चालक और सवार ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई।
इस घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। ये कार हल्द्वानी से बागेश्वर गुरुड़ को जा रही थी। प्रभारी जो है अलहम डूंगर सिंह जो है प्रभारी गरुड़ फायर स्टेशन का हूँ। जब मैं सूचना मिली कि तुरंत सूचना मिली, हम तुरंत अपना जो है दल बल अपने जो है फॉर्म टेंडर अपना जो है टेंडर लेके जो है वाटर टेंडर लेके जो है तुरंत जो है आग पर रवाना हुए। तो आग पर देखा कि जो हमने जो है गाड़ी जो है कौन सी गाड़ी है फिर जो है आग से पूरी जल चुकी थी। तो हमने अपने फायर यूनिट को जो है तुरंत जो है एक ब्रांच लगाकर एक पाइप बिछाकर आग पर तुरंत जो आग को पूरा पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। ऑल वेदर बंदरकोट के नीचे मताली कस्बे में एक ही जगह पर किए जा रहे खनन और वहां चल रहे क्रशर पर नकेल कसने लगी है। आज खनन और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां अमल जांच में जुट गए। इस हमले में वहां अवैध रूप से बनाई गई सड़क को भी ध्वस्त कर दिया। पहाड़ों में इस बार सर्दी का सितम कुछ ज्यादा ही होने वाला है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि इस बार अक्टूबर में ही पानी पूरी तरह जम गया है। बद्रीनाथ धाम में अब रात का तापमान 0 से नीचे लुढ़कना शुरू हो गया है, तो वहीं जगह जगह बहता पानी अब कांच की तरह दिखाई दे रहा है। इससे पहले नवंबर महीने के मध्य में ही पानी जमना शुरू होता था। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।